अस्सलाम वालेकुम। ये लाइटें क्यों बंद है? ऐसी होती हैं? अच्छा, मैं भूल गया, पता नहीं सलाम किया कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। यार सारी खत्म है, ये दो लगाते ही खत्म है। ये ना है ना, क्योंकि फौरन खराब हो जाती है बैटरी। मैं नोट करो, एक लेक्चर में दो दो तीन। हाँ, तो मिर्जा साहब भी इस तरह से, मैं तो ये काम नहीं सही। मैंने वहां को बताया था, वहां ने कहा जी हमारा वो भी कनेक्टेड है, वो भी कनेक्टेड, वो भी कनेक्टेड है, इसलिए बैटरी जल्दी खत्म होती है। अच्छा, वो जो कल मैंने वो दो रेशोज बताई थी, मैंने ये जुमला शायद नहीं बोला होगा। ये आपको ना सवाल वाला कह सकता है कि बांटना है एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी साथ जोड़ दे तो वो वही एनआरवी है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट बताया था ना, क्या होता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट? तो जिस प्रोसेस का आउटपुट एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट हैं तो वो ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं, और उस प्रोसेस का सवाल ज्वाइंट प्रोडक्ट का सवाल है। तो उनकी रेशो बांटते हुए हो सकता है कहा जाए कि रेशो ज्वाइंट कॉस्ट बांटी जाती है एट एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। फिर अगर वो एनआरवी कहने की बजाय सेल वैल्यू भी कह दे फिर भी एनआरवी ही है। अगर रेशो बांटने का उसने तरीका सवाल में लिख दिया कि कॉस्ट बांटी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो उससे मुराद भी एनआरवी ही है। और क्या बताना था? किसी को मैंने कल कहा हो कि क्लास में पूछना, याद कराना। नहीं है? कोई आता है, मैं कहता हूँ कल क्लास में लाजमी पूछना, वो पूछते ही नहीं है वो। अच्छा, वैसे तो पता नहीं, आप ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, पता नहीं ये मेरा लेक्चर कब सुने आप, पता नहीं, लेकिन चले जब भी सुने शायद। देखो बेटे, रिकॉर्डिंग का फायदा है कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई आप वो लेक्चर रिपीट कर लें, और रजिस्टर पे लेक्चर नंबर लिखा करें। फिर अगर एक लेक्चर जैसे लेक्चर 43 है और आपने लेक्चर नोट भी किया हुआ है, उस लेक्चर में को 5 6 7 पेजेस भर दिए, तो कुछ तरतीब चली रही है, अगर आपको उसमें से कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप वो लेक्चर दोबारा प्ले कर लें। अच्छा, वो लेक्चर दोबारा सारा सुनना पड़ेगा? नहीं, आपने रजिस्टर पे लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि ये बात इसके बाद आई थी, आप पहुंच सकते हैं उस लेक्चर तक, तो वो दोबारा सुन लिया करें। अब होता क्या है कि बच्चे सुस्ती के मारे कौन रजिस्टर खोले, कौन लेक्चर दोबारा देखे, यानी वो बात जो मैंने क्लास में बताई होती है तफसील से, वो ग्रुप में दोबारा लिख के पूछ रहे होते हैं कि कौन रजिस्टर खोले। यानी जो बात मैं तफसील से लेक्चर में समझा चुका, वो आपको कोई मैसेज में लिख के समझा देगा कि ये जरा को दोबारा बता दे। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है? उससे नुकसान ये हो रहा है कि, और ये कॉस्ट वाले बच्चे ज्यादा मसला करते हैं, मैं कोशिश कर रहा होता हूँ रोज जवाब देने की, लेकिन मैं जब थोड़ी देर बाद देखता हूँ 100 से ऊपर मैसेजेस कॉस्ट, तो वो जब मैसेज खोल के देखता हूँ कोई ये बता दे, हाँ बताया था सर ने, अच्छा हाँ पक्की बात है, ये 10 मैसेजेस हो गए। तो आप ना जब मैसेजेस का रश मचाएंगे ना, तो फिर वो मैं फिर सही समय जवाब नहीं दे पाऊंगा, और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो लेट होता चला जाएगा। तो इसलिए वो जवाब जो आपको रजिस्टर खोलने से मिल सकता है वो ग्रुप में ना पूछा करें, क्योंकि बाकी लोग भी ग्रुप देखना छोड़ देते हैं। मेरे लिए बहुत, मैंने तो देखना है, ज़ाहिर है ड्यूटी मैंने देखना है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वो। तो वो चीज जो आप रजिस्टर के पेजेस पलट के देख सकते हो, सुस्ती के मारे वो ग्रुप में ना पूछा करें। कल मैंने एक सवाल पूरा कर दिया था, बाय प्रोडक्ट। हाँ, ज्वाइंट प्रोडक्ट का सवाल पूरा कर दिया था ना। हाँ, तो खत्म ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट।
इन दोनों के सवाल ना मोस्टली इकट्ठे होते हैं, इसलिए मैं पहले आपको बाय प्रोडक्ट बता रहा हूं, फिर पास्ट पेपर के सवालों पे हाथ डाल सकते हैं। कल हमने दूध उबाला था और उसमें से दूध और मलाई अलग कर ली थी। अच्छा, अब वो जो उबालने से वो देगचे पे जो चिपका रह गया कहीं, उसका क्या करें? हैं? चाट लें, थोड़ा सा जल भी गया है। हाँ जी, थोड़ा सा जल भी गया है, उसको खुरच लें, खुरच के उतार लें और कहीं ना कहीं किसी मिठाई में डाल के एक नया फ्लेवर बना के मार्केट में डाल दें। तो बाय प्रोडक्ट वो होता है जिसका मकसद तो मेन नहीं होता ये बनाने का। जैसे अच्छा, ये भी मैं आपको ज्यादा गहराई में जाए बगैर वो चीज बता रहा हूं जो आप रिलेट कर सकते हैं। प्रोसेस 1 में ज़िबा हुआ चिकन, चिकन है नहीं, दूध तो कल पी लिया ना, अब चिकन खा लेते हैं। हैन लिखूं कि चिकन लिखूं? अच्छा, चिकन का जो गोश्त था, ज़िबा हुआ चिकन, खाल छाल उसकी उतार ली, वो इस प्रोसेस में इन हुआ। अब इस प्रोसेस में इसकी कटिंग होनी है और उसका जो आउटपुट बनेगा, ये ये जो KNN और इस तरह के जो वो पैकिंग वाले मीट होते हैं, उनके ना प्रोडक्ट डिफरेंट हैं। यानी उनका जो बोनलेस गोश्त है वो अलग बिक रहा होगा, ड्रम स्टिक्स अलग बिक रही होंगी, विंग्स अलग बिक रहे होंगे। तो उस बिजनेस ने इस चिकन के टुकड़े टुकड़े करके और इससे मेन प्रोडक्ट, इसके लेग पीस अलग कर लिए, इसका बोनलेस पोर्शन अलग कर लिया, और क्या कर लें, विंग्स अलग कर लिए। अच्छा, अब इसकी सफाई करते हुए जो छिछड़े थे तो वो भी शौरमे वालों को बेचने। तो इस प्रोसेस का जो आउटपुट है वो ये मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं। ये तो है मेन प्रोडक्ट, तो ये हो गए जॉइंट प्रोडक्ट्स। चिड़चिड़े क्या होते हैं? चिड़चिड़े पता है क्या होते हैं कि नहीं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? छिछड़े, छिछड़े। तो तो ये भी इससे हासिल हो रहे हैं, यानी आउटपुट है। लेकिन ये मेन प्रोडक्ट, यानी ये मुर्गियां ज़िबा कर रहे हैं इसलिए, इनके लिए तो मेन मकसद ये है, ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये भी बिकते हैं। ये आगे हो सकता है कोई किसी एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल होते हो, या और हो सकता है किसी मेडिसिन वगैरह के लिए, या ये जो जानवरों की चर्बी होती है, तो ये बहुत अच्छा जरिया है, वो मतलब एनिमल फैट्स हैं, तो ये ऑयल घी के लिए बड़ी जबरदस्त चीज होती है। तो ये आगे कहीं बिकते होंगे। तो इस बिजनेस को, इस प्रोसेस से आउटपुट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हासिल हो रहे हैं, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। और ये भी प्रोडक्ट है लेकिन मेन नहीं है, बस बाय द वे बन गया, तो इस सस्ते से प्रोडक्ट को बाय प्रोडक्ट कहते हैं। फिर इसी तरह से कोई बिजनेस है जो फ्रेश जूसेस आगे फिर वो डब्बों में बंद करके उसको जो भी उसमें प्रिजर्वेटिव डालने हैं वो डाल के बेचता होगा। तो जिन फलों का वो जूस निकाल रहा है, उन फलों का जो बाद में उसका फोक बच गया या छिलके या बीज, ये भी कहीं बिकते होंगे। तो ये जो सस्ते वाली चीजें हैं, ये बिजनेस का मेन मकसद नहीं था बनाना, बस बाय द वे बन जाते हैं, तो इसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ये मेन मकसद नहीं होता, मेन मकसद ये होता है। क्योंकि मेन मकसद ये होता है तो ये सारे के सारे खर्चे भी प्रेफर्ड इसी को ही चार्ज होते हैं, ये चूंगे में बन गया होता। तो इस बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग क्या करनी है ये पढ़ाने लगा। बाय प्रोडक्ट इस मिसाल से समझ आया? तो ये कोई भी प्रोडक्ट में हो सकता है। हाँ, आपको सवाल में कैसे पहचानना है बताया होगा, यानी आपको खुद से नहीं पहचानना कि ये बाय है कि ज्वाइंट है। बाय प्रोडक्ट होगा तो बताया होगा।
अब मैं आपको ना इस बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट बताने लगा हूं। ये नॉर्मल लॉस है, इसको नॉर्मल लॉस कहेंगे? नहीं, ये कोई लॉस थोड़ी है। तो वो तो नॉर्मल लॉस भी तो सेल हो ही रहा होता है। वो नॉर्मल लॉस कबाड़िए को सेल हो जाना, उससे वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ये प्रोडक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बाय प्रोडक्ट कह दिया। इंपॉर्टेंट होता तो ये ज्वाइंट प्रोडक्ट होता और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स का हिस्सा इसको भी एलोकेट होता। इंपॉर्टेंट कम है तो इसलिए ये बाय प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट है तो नॉर्मल लॉस ये नहीं है। लेकिन नॉर्मल लॉस का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसी वैसी सी ही है जैसी नॉर्मल लॉस की होती। मैं अपनी इस बात से ये नहीं कह रहा कि ये नॉर्मल लॉस है, सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं कि इसकी ट्रीटमेंट वैसी सी ही है जैसी नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट। तो इसकी ट्रीटमेंट बताता हूं। जो अब तक पढ़ लिया उन सारी वर्किंग्स के रेफरेंस से बताता हूं, यानी किस किस वर्किंग में आपने क्या करना उससे बताता हूं। तो सवाल सॉल्व करते हुए सबसे पहला काम क्या कर रहे होते हैं? क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल में इसके यूनिट्स लिखेंगे कि नहीं? यूनिट्स तो इसके हैं तो बिल्कुल लिखेंगे, और फायदा होगा जो बता रहा हूं, इसलिए नॉर्मली सवाल में वो सवाल कराता हूं तो बताता हूं उसका फायदा। जिस तरह हम लोग क्वांटिटी स्केड्यूल में बाकी सब चीजें लिख रहे होते हैं, तो यहीं पर ही बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स भी आएंगे माइनस, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट सारी हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे नॉर्मल लॉस की होती है। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये नॉर्मल लॉस नहीं है, लेकिन चूंकि इसको कोई कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी। क्यों एलोकेट नहीं होनी? क्योंकि चूंकि में बन गया हमारे मेन प्रोडक्ट ये हैं तो सारी कॉस्ट इनकी, क्योंकि इसको कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी तो इसका ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस के जैसा है, तो वो भी यहां माइनस होता है तो ये भी माइनस। क्वांटिटी स्केड्यूल के बाद क्या बनाते हैं? ईपी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और सेम जवाब है इसलिए यही कह देता हूं, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। नॉर्मल लॉस को यहां क्या इज्जत मिलती है जी? कोई इज्जत नहीं मिलती ना, है स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। ये क्या किया मैंने? इन दोनों में इसका कोई काम नहीं। उसके बाद क्या करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट। तो हम लोग उसमें नॉर्मल लॉस के साथ क्या सलूक कर रहे होते हैं? स्क्रैप वैल्यू माइनस कर रहे होते हैं, तो यही सलूक इसके साथ भी होगा, NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो अब तक जितने सवाल किए उनमें हम ये वाला काम कर रहे होते हैं, तो बाय प्रोडक्ट का इन इन कामों में ये सलूक होगा। यहां तक नोट करें तो फिर एक नोट बताता हूं।
जी नोटेड। अच्छा अब एक बात लिख लें, अपने अल्फाज में लिख लें कि ये जो बाय प्रोडक्ट है, समझ लें पहले, हो सकता है ये ऐसे ही बिक जाए और हो सकता है कि इसको हम आगे किसी और प्रोसेस में डालें, वहां ये फर्दर प्रोसेस हो और कुछ बेहतर चीज बन के निकले। कोई बेहतर प्रोडक्ट बन के निकले। अभी इनको साफ सुथरा कर लें, धो देंगे तो फिर शॉर्मे वालों को बेच देंगे, तो ये उस प्रोसेस से ट्रांसफर इन बन जाएगा इसके लिए। अब प्रोसेस 2 में इसकी इज्जत क्या हुई? ट्रांसफर इन। तो ट्रांसफर इन की भी तो कोई कॉस्ट होती है, तो वो क्या होगी? ये अगर बाय प्रोडक्ट ने अगले प्रोसेस में जाना हुआ फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो उस दूसरे वाले प्रोसेस के लिए आप इस फिगर को कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन लेंगे। अगर इस बाय प्रोडक्ट ने आगे किसी प्रोसेस में जाना है तो उस अगले प्रोसेस का सवाल सॉल्व करते हुए इस फिगर को कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन ले रहे होंगे। कहां? ये प्रोसेस 1 का सवाल था अगर, और अगर प्रोसेस 2 का सवाल था, ये तो मैंने उस लिहाज से लिखा है जिस प्रोसेस का ये आउटपुट है उस प्रोसेस का सवाल सॉल्व करते हुए ये लिखा है। अब जब ये इस प्रोसेस में जाएगा और इस प्रोसेस का सवाल सॉल्व हो रहा होगा तो ये बाय प्रोडक्ट नहीं है, तो ये ट्रांसफर इन है और उसको फिर ट्रांसफर इन वाली इज्जत मिलेगी। क्या नहीं? इसके लिए वो P1 कॉस्ट हो जाएगी ना। ले भाई ये ले। अगर वो बाय प्रोडक्ट प्रोसेस 2 में आएगा, इसको हम इस प्रोसेस में ट्रांसफर इन समझेंगे। यहां पर इसकी इज्जत नहीं थी, इसको बाय, जैसे घर में नहीं अजीब अजीब निकनेम रखे होते, तो यहां के लिए ये बाय प्रोडक्ट था, यहां का सवाल सॉल्व करते हुए वो एक चूंगा था। लेकिन जब ये इस प्रोसेस में आएगा तो यहां पर हम इसको बाय प्रोडक्ट नहीं, यहां के लिए वो ट्रांसफर इन होगा। तो जो ट्रांसफर इन की इज्जत होती है वो प्रोसेस 2 का सवाल सॉल्व करते हुए वो इज्जत होगी। और कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन क्या ले रहे होंगे? जो P1 का सवाल सॉल्व करते हुए वो NRV ली थी। जिस प्रोसेस में ये आउटपुट है ये उस प्रोसेस का सवाल है। अगर यही बाय प्रोडक्ट प्रोसेस 2 में जा रहा हुआ तो उसके यूनिट्स वहां के ट्रांसफर इन यूनिट्स हो गए और ये वाली फिगर कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन हो जाएगी। ये कहा है लिखने को? जी हम आगे स्केल नहीं करते, खुद ही यूज कर लेते हैं। तो फिर वो बाय प्रोडक्ट नहीं है ना। प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ही तब है जब बिकती है, वरना उसको प्रोडक्ट क्यों कहेंगे? है? देखें ये जो बाय प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट कहला इसलिए रहा है कि ये बिकता है। अब ऐसे ही बिक जाता है या फर्दर प्रोसेस के बाद बिकता है तो ये प्रोडक्ट कहला रहा है। अगर ये कोई यहां से निकला हुआ वेस्ट होता और उस वेस्ट को हम डिस्पोज ऑफ किया करते और चलो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता तो वो नॉर्मल चीज होती है, नॉर्मल लॉस। या वैसे ही वेस्ट है, वो नॉर्मल लॉस भी नहीं, वैसे ही समझे इस प्रोसेस का वेस्ट है तो उसको तो फेंकना होगा, वो नहीं है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट वो है जो बिकता है। और एग्जाम में आपको कहा होगा कि फलानी चीज बाय प्रोडक्ट है, खुद नहीं पहचानना कि बाय प्रोडक्ट है कि नहीं, क्योंकि आपको क्या पता उस बिजनेस की नेचर। तो इसलिए बाय प्रोडक्ट हुआ तो बताया होगा कि बाय प्रोडक्ट है। जी ऑब्वियसली बताए होंगे यूनिट्स, हो सकता है यूनिट्स बताए हो सकता है कि आउटपुट के यूनिट्स कहें कि इसमें इतना जॉइंट है इतना बाय है, लेकिन अवेलेबल होगी इंफॉर्मेशन बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स की। यही तो कह रहा था ना कि अगर प्रोसेस 2 का सवाल हुआ तो ये प्रोसेस 1 का सवाल करते हुए बाय प्रोडक्ट कहला रहा था, प्रोसेस 2 का सवाल करते हुए ये यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1 कहलाएंगे। और उनकी कॉस्ट हम क्या लेंगे प्रोसेस 2 का सवाल सॉल्व करते हुए? वो जो प्रोसेस 1 का सवाल सॉल्व करते हुए वहां माइनस किया हुआ है। सवाल लिखें।
Following information relates to process 1 for the month of June. Opening work in process. units. 3,000. 75% complete. 75% complete. और कॉस्ट इनकी मटेरियल 60,000. कन्वर्जन 80,000. 80,000. करंट मंथ इंफॉर्मेशन लिखिए. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. 450,000. 450 और ब्रैकेट में लिखें 21,000 यूनिट्स. 21,000 यूनिट्स. और कन्वर्जन कॉस्ट 750,000. 750 7.5 लाख. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस. 2,500 यूनिट्स. 2500 यूनिट्स. और 60% कंप्लीट है. 60% कंप्लीट. नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट. इंस्पेक्शन स्टेज 50% है. 50%. एक्चुअल लॉस 1500 यूनिट्स है. 1500 यूनिट्स. Output comprises of 40% product A, 58% product B, and कितना हो गया 2% by product C. स्क्रैप वैल्यू डिफेक्टिव यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू 15 रुपए. ₹15 पर यूनिट. ₹15. प्रोडक्ट ए is sold at a price of 120 रुपए. ₹120 each. 120 per unit. Product B is transferred to process 2.
after which it is sold it is sold as B plus it is sold as B plus for rupees 250 per unit. Rupees 250 per unit. Byproduct C is transferred to process 3, is transferred to process 3, after which it is sold at a price of 40 रुपए 40 per unit. फिर लिखें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नहीं यही वाला प्रोसेस 3 भी आएगा. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ जून. कन्वर्जन कॉस्ट, ₹2,00,000 200,000. ऑल यूनिट्स, इसी में चल रहा है. All units transferred in from process 1 were completed and transferred out. अच्छा, अभी चूंकि पहला सवाल कर रहा हूं तो इसलिए प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 में ना कोई लॉस डालूंगा ना कोई वर्क इन प्रोसेस डालूंगा. लेकिन कल जब इसके एडवांस सवालों पे ले जाऊंगा तो फिर प्रोसेस 2 3 के अंदर लॉस भी आ जाएगा. और उसके बाद लिखें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 3 फॉर द मंथ ऑफ जून. क्या कर दूं? क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दूं? टाइम बच जाएगा. अच्छा क्या लिखा? कन्वर्जन कॉस्ट 60,000 60,000 रुपए. सॉरी 6,000 60 नहीं 6,000 जी कन्वर्जन कॉस्ट. All units transferred in from process 1 were completed and transferred out. जी यहां भी 1 से ही आए हैं. मैंने शुरू में बताया तो था, सारी लोकेशन बताई थी, कौन कहां जा रहा है, कहां से होके कहां जा रहा है. जी नहीं, मैंने कहा है ना, मैंने शुरू में लिखाया है कि जो बाय प्रोडक्ट है वो प्रोसेस 1 से निकल के प्रोसेस 3 में जाएगा. इसमें अजीब क्या है? वेटेड एवरेज मेथड या FIFO, कौन सा? चलें FIFO, आज FIFO करते हैं. कल FO किया था ना, तो FIFO मेथड है और हमसे मिला के रिक्वायर्ड है. चले मुझसे रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस 1 की भी, प्रोसेस 2 की भी, प्रोसेस 3 की भी. FIFO है ना, मैंने मेथड बताया FIFO है.
नहीं वो टूटा हुआ है, ये तो है ही नहीं। है क्या हुआ? चलें प्रोसेस वन करता हूं सॉल्व पहले। अच्छा ये ना वो भी एक बच्चे ने एक बात करी दी है, तो बाकियों को भी एक बात समझा देता हूं। ये बच्चे ने कहा था जी आप ये जो टाइम ये सवाल लिखवा रहे हैं इससे कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है, तो आप अरे सुन लेना, तो आप पीडीएफ दे देते। एक हद तक बात सही भी है। मैं सी फैप में सवाल बना बना के ऑलरेडी बुक में डाले मैं वो करा रहा होता हूँ, डिपेंड करता है। तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सवाल मैं खुद बना के लिखवा रहा होता हूँ, आप में से कुछ रिपीटर बच्चे भी बैठे होंगे, हर दफा सवाल, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो 2-3 दफा पढ़ चुके होंगे, तो हर दफा सवाल सारे वैल्यूज एक जैसी नहीं होती हैं। मैं सवाल थोड़े बहुत अमेंड कर रहा होता हूँ सामने बैठी हुई शक्लों को देख के। मैं एक सवाल कराया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं इस सवाल को मैं इस तरह चेंज करके एक और कराता हूँ, तो वो सब प्रिंटेड शक्ल में नहीं हो सकते, वो सब ताजे ताजे आपकी शक्लें देख के बन रहे होते हैं। तो इसलिए ये मैं सवाल आपको जबानी लिखवा रहा होता हूँ, और आपका भी फायदा ही है, सवाल लिखेंगे तो समझ भी आ रहा होगा, राइटिंग तो बेहतर हो ही रही होगी। प्रोसेस वन, पहले प्रोसेस वन करते हैं सॉल्व। क्वांटिटी स्केड्यूल, हाँ जी ओपनिंग 3000, इनपुट 21,000, क्लोजिंग 2500, इंस्पेक्शन स्टेज 50%। और ये जो इंस्पेक्शन स्टेज है तो इसके मुताबिक ये पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे, ऐड नहीं होंगे, ये इंस्पेक्ट हो गए हैं इसलिए माइनस नहीं होंगे, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स 21,000 ही हैं। वन जीरो, और एक्चुअल लॉस 1500 है तो 450। हो सकता है कि आपको बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स खुद बता दिए होते तो आप उनको यहीं पर एज ए नेगेटिव लिखते। और अब मैंने कहा कि जो आउटपुट है वो कंप्राइजेज ऑफ, तो मैं ये सिर्फ परसेंटेज बताने के लिए इसको आउटपुट की कैटेगरी में ला रहा हूं, वरना सवाल सॉल्व करते हुए हम इसको आउटपुट नहीं कहा करेंगे, वरना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में गलती कर जाएंगे। अगर इसको आउटपुट ही कह देंगे, कितना बनाइए, अगर आपने ये नोट ना करना भी, अगर आपने ऐसे किया ना 20,000, ये वाली चीज नोट ना करिएगा कभी, और उसके बाद जैसे मैंने कल किया था इसको तोड़ दें तो ए बी और सी 8,000, कितना जी, ये जो मैंने आपको अभी प्रोसेस 2 की कॉस्ट लिखवाई है कन्वर्जन, कितनी बताइए, 2 लाख ना, उसको 290 कर लें, 290, 2 लाख को 290 कर लें। इलेवन, अगर आपने ऐसे कर दिया तो इससे गलती ये होगी कि जब मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में जाऊंगा तो कंप्लीटेड यूनिट्स में आप क्या लिख लेंगे 20, तो इसलिए इसको ना आउटपुट में शामिल नहीं रहने देना, वरना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में गलती कर जाएंगे। तो इसलिए आपने करना यह है कि कैलकुलेट बेशक करे, जैसे इसका आंसर आया 20,000, लेकिन इसका 4% उसको यहां बाय प्रोडक्ट कह के लेस करे, इसको आपने आउटपुट कहना है।
हाँ, इसके बाद जरूर आप ए और बी कह दें। ए 8,000 और क्या था 11,600। अच्छा, इस पे 40% नहीं लगा देना, 40% तो इसी का है, लेकिन आप इसको लेस करके दिखाएं, इसको आउटपुट कहें, वरना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में गलती कर जाएंगे। ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, आउटपुट लिखते हैं ना, तो वो 19,600 आएंगे, क्योंकि इसको तो हमने यूज ही नहीं करना एज डिनोमिनेटर। जब हमने बाय प्रोडक्ट को कोई कॉस्ट ही नहीं कहना, तो इसको ईपी में लेना है। तो इसलिए आप 19,600 को आउटपुट कहें, ताकि यहां कंप्लीटेड यूनिट्स में आप 20,000 ना लिख जाए। 5 है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने 3,000, कन्वर्जन हो चुकी थी पहले तो 75, तो फिर 25 750, और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 19,600 में से 3,000 माइनस 16,600। ये 400 और 8,000 और 11,600 पे कोई अभी भी उलझा हुआ है तो पूछ लें। इसका एंड रिजल्ट जो नॉर्मली सवालों में आउटपुट कहा करते थे वो 20,000 है, लेकिन उस 20,000 के 3 टुकड़े हैं, ए बी और सी। लेकिन लिखते हुए आप इसको माइनस करके जो आंसर आए उसको आउटपुट कहिएगा, वरना यहां गलती कर जाएंगे। ठीक है, आगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2500, मटेरियल पूरा है और कन्वर्जन 60% है, तो 2500 और 1500, और एबनॉर्मल लॉस 450 है, मटेरियल पूरा है और कन्वर्जन 50% है, 450 और 225। वन 19,550 19,075। कॉस्ट पर यूनिट FIFO है, तो करंट पीरियड कॉस्ट 450,000 और 750,000, और नॉर्मल लॉस की रिकवरी 1500 नहीं 1050 इंटू 15 रुपए 15,750, और बाय प्रोडक्ट
क्या करूं जी? 400 इंटू 40 माइनस पता नहीं, हाँ जी। अभी मैंने इस सवाल के अंदर जो अगला प्रोसेस है उसमें कोई वर्क इन प्रोसेस, कोई लॉस नहीं रखा, तो इन्हीं 400 यूनिट्स पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 6000। वो माइनस करेंगे तो एनआरवी बनेगी। लेकिन अगर इसमें अगले प्रोसेस का कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस या एबनॉर्मल लॉस होता तो इसको यहां छोड़ के हमें पहले प्रोसेस 3 सॉल्व करना पड़ता। कल वाले सवाल में करेंगे, उसमें पहले प्रोसेस 3 सॉल्व होता, उसकी हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते, वो जो पर यूनिट कॉस्ट निकलती वो यहां इस्तेमाल होती। कैसे होती ये कल वाले सवाल में सिखाऊंगा। अभी चूंकि मैंने अगले प्रोसेस में कोई लॉस वगैरह नहीं रखा, तो इन पैसों को कमाने के लिए 6000 खर्च करेंगे तो ये पैसे कमाएंगे। एनआरवी होता है कितने का बिकेगा माइनस कितना खर्चा होगा। तो प्रोसेस 1 के एंड पे खड़े होके तो ये होगा ही है ना। जब ये प्रोसेस 1 से बाहर निकले थे तो ये 6000 खर्च हो चुका था। प्रोसेस 1 से जस्ट बाहर निकले नहीं, तो ये प्रोसेस 1 के पॉइंट पे खड़े होके तो ये होगा ही है। तो इसलिए एनआरवी ये माइनस ये। कल सवाल कराऊंगा उसमें नए प्रोसेस के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस या एएलएजी होंगे, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर हमें उस प्रोसेस को सॉल्व करके पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, वो कल दिखाता हूं मैं। अभी ये बात एनआरवी समझ आई कि नहीं? और ये 6000 को मैंने 40 से माइनस नहीं किया, पूरी से किया। कितना बना? 10000। जी 424250 और ये तो 750 ही है। और इसके डिनोमिनेटर में 19075, तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 21.7032। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बीडी कितना? 60 और 80, 140। और इस महीने इन पे 750 इंटू 39.32, 29490। और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 16600 इंटू ये दोनों 21.7 प्लस 39.32, 1012932। 118237422। और एलोकेटेड ए और बी। ये मैं इधर थोड़ी सी जगह मिटा के तो ये वर्किंग वन में निकालता हूं। ये इसको मैं इन दो में तोड़ूंगा। ये करता हूं भी, बाकी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन पूरी कर दूं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल कन्वर्जन, मटेरियल में 2500 इंटू 21.7 और 1500 इंटू 39.32, 54250 58980, 1132330। कॉस्ट
ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, मटेरियल कन्वर्जन 450 इंटू 21.7 और 225 इंटू 97658847 18612। ये मैंने 1182 अभी तोड़ना है, उसके अलावा प्रोसेस 1 हो गया। ये जल्दी से नोट करें, फिर उसको तोड़ता हूं। अभी जनरली कह देता हूँ, भी बाद में बताऊँ। है जी, लेबर का वो मिड टर्म में जी। यहां से भी आवाज नहीं आ रही। ये रिपीट कर रहा हूं जी, ये जिसको समझ नहीं आई, हमने यहां नॉर्मल लॉस की फिगर यहां लेस कर दी। बाय प्रोडक्ट की क्या फिगर लेस करने को कहा है मैंने? एनआरवी। एनआरवी होती है कि जो फिजिकल चीज हमारे पास है, ये बेचेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, माइनस कितना खर्चा होगा, वो खर्चा होगा तो ये बिकेंगे। तो ये बाय प्रोडक्ट 400 यूनिट्स या अभी 40 रुपए का बिक जाएगा, फिर ये प्रोसेस 3 में जाएगा, वहां इस पर 4000 रुपए और खर्च होंगे, उसके बाद ये बिकेगा। तो एनआरवी मैंने क्या बोला, अच्छा 6000 रुपए खर्च होंगे तो बिकेगा। तो ये एनआरवी निकालिए, इतने का बिकेगा लेकिन माइनस इतना खर्चा होगा तो बिकेगा। तो ये वो माइनस किया है। प्रोसेस 1। प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 में ये जो क्वांटिटी स्केड्यूल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाया करते हैं, ये जरूरी होगा या प्रोसेस 2 में नहीं जरूरत? क्यों जरूरत नहीं? अगर बना भी दें तो उसमें ट्रांसफर इन आ रहा होगा, कितना? ये 11600 बी ट्रांसफर इन आ रहा होगा 11600 और यही आउटपुट होगा। तो क्वांटिटी स्केड्यूल जरूरत नहीं बनाने की। ईपी तो हम तब बनाते थे जब कुछ यूनिट्स 100 से कम परसेंटेज हो तो जरूरत पड़ती है। अगर कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ही नहीं है, कोई लॉस ही नहीं है, जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन का कुछ परसेंटेज होना ही नहीं है, तो ईपी बनाने की भी जरूरत नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करें? कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मटेरियल P1 कन्वर्जन कॉलम अलग अलग बनाने की जरूरत है। दोबारा सुने, ये क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने की जरूरत नहीं। बनाना है तो बना ले बेशक, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ आपकी फिलहाल जगह बचाने के लिए कह रहा हूं कि ट्रांसफर इन है और आउटपुट है। तो वो तो जबानी पता चल रहा है, लिखा हुआ है कि सारे के सारे यूनिट्स आउट हो गए, तो इसकी जरूरत नहीं रही। ईपी क्यों बनाया करते हैं? जब कुछ यूनिट्स, चाहे वो क्लोजिंग हो चाहे एएलएजी हो, उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होती है, तो हमें ईपी बनाना पड़ता है। इस प्रोसेस 2 में है ऐसा, 11600 ही कंप्लीटेड है बस, और कुछ है ही नहीं, तो ईपी बनाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट वो तो बनाएंगे, लेकिन क्या मटेरियल कन्वर्जन अलग अलग तब जरूरत होती जब हमने ईपी 2 अलग अलग बनाए होते।
अब तो ईपी अलग बना ही नहीं रहे, बेशक दी हुई है लेकिन उनके डिनोमिनेटर अलग करने हैं। हम पहले ये दो कॉलम क्यों बनाते थे? जब तक मैंने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं पढ़ाया था, सिर्फ लॉस था, तो कॉस्ट पर यूनिट एक फार्मूले से निकाल दी थी बस, सारे खर्चे डिवाइडेड बाय आउटपुट बस, है ना। तो ईपी तो बनना ही तब शुरू किया था जब कुछ को डिवाइड किसी और से करना था, कुछ को किसी और से करना था, तो प्रोसेस 2 में ईपी बनाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन प्लस कन्वर्जन और डिवाइडेड बाय 11600, तो एक आंसर आ जाएगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? इसी रेट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोसेस 2 पूरा सॉल्व करने की बजाय डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन कैसे बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड इन यूनिट्स और कन्वर्जन। ये प्रोसेस 2 का सवाल ये इधर आ गया, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। क्या लिखूं इसमें? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन और कन्वर्जन। कितनी है कन्वर्जन? 290। ये कितनी है? ये अभी नहीं पता, ये फिगर वो होगी जो ये निकलेगी। एक बार ये निकल आए वो हो जाएगा। अब ये निकाल के देता हूं। किस तरह बांटेंगे? एनआरवी की रेशो में। ये वर्किंग 1 के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए, ये मिटा दो। अच्छा, अगर कोई अभी यहीं उलझा हुआ है कि प्रोसेस 2 में हम ये सीधा सीधा कैसे कर पाए, तो पूछ लें। जब है ही सिर्फ 11600 इनपुट और 11600 आउटपुट, ना कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ना कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ना कोई एएलएजी है, तो फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के तकल्लुफ की, कॉस्ट पर यूनिट के तकल्लुफ की जरूरत नहीं रही, है ना। तो इसलिए डायरेक्टली ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ये बन जाएंगे। ये प्रोसेस 1 बांट रहा हूं मैं, ये बता दो। इससे मैंने गहरा सवाल कराना है कल, तो इसलिए यही सवाल आपका होमवर्क है जी। नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, वो नहीं मिटाया मैंने, खुद नहीं मिटाया। टोटल एनआरवी, ये इसकी वर्किंग कर रहा हूं। प्रोडक्ट ए के हिस्से में कितने यूनिट्स हैं? 8000 इंटू 120, 960,000। प्रोडक्ट बी कितने? 11600 इंटू 250। लेकिन बी तो 250 का नहीं बिकना, वो तो बी प्लस है जो बिकना है। तो इतने का बेचने के लिए 290 खर्च करना पड़ेगा। यही जो बात यहां बताई थी। और ये हम ऐसे ना कर पाते अगर प्रोसेस 2 में कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कोई एबनॉर्मल लॉस आ जाता, जो कल सवाल में ले आऊंगा। अभी तो मैंने इन दोनों को डायरेक्टली यहां से माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया है? क्योंकि एनआरवी निकालते हुए हम ये जो सेल वैल्यू ले रहे हैं ये अभी नहीं बिकेंगे। प्रोसेस 1 से ए निकलेगा, बिक जाएगा, यही उसकी एनआरवी है। लेकिन बी निकल के नहीं बिकेगा, पहले उस पर इतना खर्चा होगा तो इतने का बिकेगा। तो इसलिए इन दोनों में एनआरवी निकालने के लिए जो प्रोसेस 3 और प्रोसेस 2 का खर्चा है मुझे वो माइनस करना पड़ा। ओके, क्या आया आंसर? 261000 357। इस रेशो में किसको बांटना है? ये 1182 को। तो ये बांटेंगे तो 1182। फार्मूला बता रहे हैं? अच्छा, चलें रहने दें। 1182 422
इंटू 960 ओवर 3570, 31796 और दूसरा डिफरेंस ही ले लें 8660। ये हमें प्रोसेस 1 की स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन की फिगर्स मिल गई। और ये फिगर प्रोसेस 2 में ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इन है 864460 1 प्रोसेस 2 में हमें ये क्वांटिटी स्केड्यूल और ईपी ये सब क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि जो ट्रांसफर इन था बस वही ट्रांसफर आउट है, कोई ओपनिंग नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, कोई एएलएजी नहीं। इसी तरह प्रोसेस 3 में, उसमें भी ऐसा ही है ना। तो प्रोसेस 3 में भी हम डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन कैसे बना लें? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। अच्छा, अब ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में ट्रांसफर इन कौन से हैं? वो जो सी है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इन ये जो यहां लिखा था, और उन पे जो मजीद खर्चा हुआ 6000। यही सवाल आपने खुद करना है दोबारा, क्योंकि कल जो सवाल कराऊंगा उसमें इन दूसरे प्रोसेसेस के अंदर एएलएजी वर्क इन प्रोसेस ही आ जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।